हेलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं के अभ्यास के प्रश्नों का हल जानेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किस विधियों का प्रयोग करेंगे? पहला, सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में, इसमें हम वाष्पीकरण विधि का प्रयोग करेंगे या हम क्रिस्टलाइजेशन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उससे हमें शुद्ध सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए हम ऊर्ध्वपातन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित हो जाता है, जिससे सोडियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड से अलग हो जाएगा। धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में छानन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि धातु के टुकड़े को छानकर हम इंजन ऑयल से अलग कर सकते हैं। दही से मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रीकरण विधि का प्रयोग करेंगे, इससे उसके जो महीन कण हैं वो अलग निकल पाएंगे। जल से तेल निकालने के लिए, चूंकि जल और तेल दोनों अघुलनशील पदार्थ हैं, अतः उसे हम पृथक्करण विधि द्वारा पृथक्करण कीप की सहायता से अलग कर सकते हैं। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने में छानन विधि, क्योंकि चाय की पत्तियां अघुलनशील होती हैं, ठोस होती हैं, उसे हम छानकर अलग कर सकते हैं। बालू से लोहे के कीलों को पृथक करने में चुंबकीय विधि, लोहे के कील चुंबकीय पदार्थ है जो चुंबक में चिपक जाते हैं और बालू से अलग हो जाते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करने में हम ओसाई या अवसादन विधि कहते हैं। ओसाई सूप से फटककर अलग किया जाता है और अवसादन में पानी में डालकर उसके जो गेहूं के भारी कण हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और भूसे ऊपर तैर देते हैं, जिससे पानी के साथ वो भूसा अलग हो जाता है और हमें गेहूं के दाने प्राप्त कर होते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए अपकेंद्रीकरण तथा वाष्पीकरण विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें हम छानन विधि द्वारा मोटे कण को तो निकाल सकते हैं, लेकिन महीन कण छानन विधि से अलग नहीं हो सकता। पुष्प की पंखुड़ियों के निचोड़ के विभिन्न रंजकों को पृथक करने में हमें क्रोमैटोग्राफी का प्रयोग करते हैं, जिसके पुष्प के निचोड़ में जितने रंग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न है, चाय तैयार करने के लिए आप किन किन चरणों का प्रयोग करेंगे? विलयन, विलायक, विलेय, घुलना, घुलनशील, घुले और अवशेष शब्दों का प्रयोग करके हमें चाय बनाना है। तो सबसे पहले हम विलायक के रूप में क्या लेंगे? जल लेते हैं, उसमें विलेय, चीनी, चाय पत्ती और दूध मिलाते हैं। इस प्रकार यह विलयन तैयार होता है, जिसमें चीनी और दूध जल में घुलनशील है, परंतु चाय पत्ती अघुलनशील है। अतः अघुलनशील चाय पत्ती को अवशेष के रूप में अलग कर दिया जाता है और चाय हमारा तैयार हो जाता है। तीसरा प्रश्न, प्रज्ञा ने 3 अलग अलग पदार्थों की घुलनशीलता को विभिन्न तापमान पर जांचा और नीचे दिए गए आंकड़े को प्राप्त किया। प्राप्त परिणामों को 100 ग्राम जल में विलेय पदार्थ की मात्रा जो संतृप्त विलयन बनाने हेतु पर्याप्त है, निम्नलिखित तालिका में दिया है। तो अब इस तालिका को देखकर हमें बताना है कि 50 ग्राम जल में 313 केल्विन पर पोटेशियम नाइट्रेट के संतृप्त विलयन को प्राप्त करने के लिए कितना पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। हम क्या देख रहे हैं? पोटेशियम नाइट्रेट को 313 केल्विन पर 62 ग्राम की 100 ग्राम जल को 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होती है। तो उस 100 ग्राम से आधा क्या हुआ? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम जल को कितने ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी? 31 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट की आवश्यकता होगी। अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं, जो इसी प्रश्न से संबंधित है। प्रज्ञा 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का एक संतृप्त विलयन तैयार करती है और विलयन को कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए छोड़ देती है।
जब ठंडा होगा तो वो क्या अवलोकित करेगी, स्पष्ट करें। हम देखें कि 353 केल्विन पर पोटेशियम क्लोराइड का संतृप्त विलयन का अर्थ है कि 353 केल्विन पर जितना घुल सकता था पोटेशियम क्लोराइड उतना घुल गया है, और तापमान बढ़ाने और घटाने से घुलनशीलता घटती या बढ़ती है। जब उस विलयन का तापमान कम कर दिया जाए या ठंडा कर दिया जाए तो उसकी घुलनशीलता घट जाएगी, जिसके कारण जो अतिरिक्त घुली हुई पोटेशियम नाइट्रेट है वो रवा या क्रिस्टल के रूप में जम जाएगा, अलग हो जाएगा। अब 293 केल्विन पर प्रत्येक लवण की घुलनशीलता का परिकलन करें। इस तापमान पर कौन सा लवण सबसे अधिक घुलनशील होगा? तो हम क्या देखें उसी चार्ट की सहायता से। 293 केल्विन पर 100 ग्राम जल में पोटेशियम नाइट्रेट की घुलनशीलता कितनी है? 32। सोडियम क्लोराइड की घुलनशीलता हमारी है 36 ग्राम, और पोटेशियम क्लोराइड की घुलनशीलता 35 और अमोनियम क्लोराइड की घुलनशीलता 37 ग्राम है। अर्थात सबसे अधिक कौन घुलनशील होगा? अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा 293 केल्विन पर घुलनशीलता को प्रदर्शित करता है। अंतिम प्रश्न है इसका डी नंबर, तापमान में परिवर्तन से लवण की घुलनशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमने क्या देखा इस चार्ट में कि तापमान बढ़ने से लवण की घुलनशीलता बढ़ जाती है और तापमान घटने से क्या होता है? घुलनशीलता घट जाती है। अब निम्न की उदाहरण सहित व्याख्या करें। संतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें किसी निश्चित ताप पर और अधिक विलय नहीं मिलाया जा सके उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन। जैसे कि अगर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर अगर हमारा पानी में 10 ग्राम नमक घुलेगा, तो अगर उस पानी में 10 ग्राम घोला गया तो वो विलयन कहलाएगी संतृप्त। लेकिन अगर 10 ग्राम से कम घोला गया है तो वो विलयन हमारा असंतृप्त विलयन होगा। शुद्ध पदार्थ, एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने पदार्थ को हम क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, जैसे लोहा, चांदी, सोना इत्यादि। कोलाइड, कोलाइड एक ऐसा भी समांगी मिश्रण है जिसके कणों का आकार इतना छोटा होता है कि वो प्रकाश की किरणों को तो फैला दे, परंतु इसे छानकर इसके कणों को अलग नहीं किया जा सकता है, जैसे दूध। निलंबन, यह एक विसमांगी मिश्रण है। इसके कणों का आकार इतना बड़ा होता है कि इसको हम अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, और यह टिंडर प्रभाव भी प्रदर्शित करता है, और इसे हम छानन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। ये अस्थायी होते हैं, जैसे मिट्टी और जल का घोल। अब हम इन सभी मिश्रण को हमको वर्गीकृत करना है समांगी और विसमांगी में। तो हम क्या देख रहे? समांगी सोडा जल, वायु, सिरका और छनी हुई चाय समांगी है, अर्थात इन सभी मिश्रण के सभी जगह के जो घटक हैं वो एक जैसे हैं। विसमांगी जो है वो लकड़ी, बर्फ, मिट्टी, ये तीनों विसमांगी है, क्योंकि इनके संगठन जगह जगह पर अलग अलग हो जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि आप किस तरह पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ द्रव जो है रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो बच्चों, किसी भी पदार्थ की शुद्धता उसके द्रवणांक या क्वथनांक से देखा जाता है। शुद्ध जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। यदि दिया हुआ द्रव, रंगहीन द्रव 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू कर देता है तो वो द्रव शुद्ध जल होगा। यदि 100 डिग्री सेल्सियस से कम या अधिक पर उबलना शुरू होगा तो यह कोई और द्रव हो सकता है। 7 क्वेश्चन में हमें पहचानना है कि निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? बर्फ, दूध, लोहा, हाइड्रोक्लोरिकम, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी और वायु। इन सभी में शुद्ध पदार्थ हैं बर्फ, लोहा,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड और पारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से विलयन की पहचान करें। तो इसमें विलयन हमारा कौन है? समुद्री जल, वायु भी विलयन है, कोयला नहीं, सोडा जल, ये 3 चीज हमारे क्या है? विलयन है। क्वेश्चन नंबर 9 में है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? तो नमक का घोल, दूध, कॉपर सल्फेट का विलयन और स्टार्च विलयन। बच्चों, आपको पता है कि कोलाइड जो है और निलंबन, ये 2 चीजें जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और इसमें हम क्या देख रहे हैं? नमक का घोल विलयन है, दूध जो है वो कोलाइड रहता है, यह टिंडल प्रभाव दिखाएगा। कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें टिंडल प्रभाव नहीं दिखेगा। और स्टार्च विलयन जो है वो कोलाइड है, अतः इसमें हमें टिंडल प्रभाव दिखेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत करें। सोडियम, मिट्टी, चीनी का घोल, चांदी, कैल्शियम कार्बोनेट, टीन, सिलिकॉन, कोयला, वायु, साबुन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और रक्त। तो तत्व कौन है? सोडियम, चांदी, टीन और सिलिकॉन, क्योंकि ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं। अब यौगिक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात के बनने से मिले हैं। और मिट्टी, चीनी का घोल, कोयला, वायु, साबुन, रक्त, ये मिश्रण के उदाहरण हैं। अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? तो हम एक एक करके देखें। पौधे में वृद्धि रासायनिक परिवर्तन है, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना ये भौतिक परिवर्तन है। खाना पकाने में हम उसके रूप रंग को बदल देते हैं, अतः यह रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी रासायनिक परिवर्तन है। और जल से बर्फ का बनना भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि इसमें भौतिक रूप बदलता है। और अंतिम मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। तो बच्चों, आपको यह पूरा वीडियो आशा है समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप इसे लाइक, सब्सक्राइब करें। और आपको इस वीडियो से संबंधित कुछ भी कहना है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।